आज हम लोग भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन यानी कि जो पहला चैप्टर है इसके 65 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी कि इस जो आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर रखा गया है क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको एक टिक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको जाकर के टोटल करना है कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए। 65 है इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग पेशेंस के साथ बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। नियमित, अनियमित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर दर्पण चिकना होगा स्पेशली रूप से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, यानी कि आपका नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरा आपका प्रश्न है, किसी समतल दर्पण पर लेटर पी को देखने पर वो कैसा मालूम होता है। आर जैसा, ओ जैसा, क्यू जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो जब समतल दर्पण पर किसी लेटर को रखा जाता है तो वहाँ पर पी लेटर को रखा जाएगा तो वो बन जाएगा क्यू जैसा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का क्या आपका खूबी है, खूबी उसका ये है कि उसमें पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर आप अपना जो है दाहिना हाथ दिखाएंगे तो वहाँ पर कौन सा हाथ दिखेगा, आपका बायां हाथ दिखेगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो सी आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश क्या है। कणों का प्रवाह है, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आँखों को जो है प्रभावित करने वाली क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चौथा है क्वेश्चन आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है, आभासी और सीधा है। वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा है। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समतल दर्पण के बारे में मैं बता दूं, ये हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो मैंने अभी बताया समतल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। 6वां नंबर का प्रश्न है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। संभवतः वो दर्पण है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल तथा उत्तल। तो जब आप किसी दर्पण के सामने रहेंगे और अगर सीधा हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर दो दर्पण बनने की संभावना है। एक तो आपका समतल होगा या फिर आपका उत्तल होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दर्पण ऐसा है हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। 7वां नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या फिर तारों के चमकने में, या डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्पेशली रूप से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हो जाएगा। कैसे? तो प्रकाश की जो किरणों का जो सरल रेखा होता है ये हमको तब पता नहीं चलता है जब क्या होती है, सूर्य से आने वाली प्रकाश या मून यानी कि आपका चांद से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर जो है क्या हो जाता है, मतलब कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण नहीं आ पाती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि सूर्य का जो प्रकाश है ये कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की जो छाया तब बन सकती है जब कैसा प्रकाश गमन करेगा, सीधी रेखा में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 8वें नंबर का प्रश्न का। 9वां प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हरा रंग का छड़ी है तो कैसा होगा, लाल, हरी रंग, काली या फिर पीली। तो चाहे रंग कुछ भी हो, आप लोग को ये ध्यान रखना है, रंग चाहे कुछ भी हो उसका हमेशा छाया काला बनेगा, काली रंग का बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर छाया बनेगा, उपछाया बनेगा, कुछ भी नहीं, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छाया भी बन सकता है, उपछाया भी बन सकता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे एक मनुष्य का एक साथ दो एक छाया बनती है और उसका फिर छाया का भी उपछाया बनता है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चौकोर। तो आपका जो
कोई भी आपका गोला होगा और तो इसका आपका कैसा बनेगा छाया, इसका छाया बनेगा वृत्ताकार। क्यों? क्योंकि किस पर बन रही है, सरफेस पर बन रही है, सतह पर बन रही है, तो छाया इसका बनेगा आपका वृत्ताकार। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ध्वनि, तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहा जाता है। 12 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रकाश एक रूप है किसका? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है, जो आपका पहला नंबर का प्रश्न में आया था। 14वां प्रश्न है आपका, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों माध्यम के कणों को क्या करती है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। ए बी सी तीनों सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो प्रकाश आ रही है, जब प्रकाश आती है तो ये माध्यम के कणों को तो गर्म करती ही है, साथ साथ क्या करती है? प्रकाशित भी करती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। और माध्यम के कणों को क्या करती है? गति भी प्रदान करती है, यानी कि उसमें मोशन यानी कि गति उसको देता है। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर का, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का, ये एक बल है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रकाश क्या है? विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। 16वां नंबर का प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुम्बकीय तरंग के समान, इनमें से कोई नहीं, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो होती है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के समान होती है, ध्वनि तरंग के समान नहीं होती है, क्योंकि इसका वेग, इसका चाल बहुत ही निम्न होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसका। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? ठीक है, किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कोई माध्यम की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी प्रकाश तरंगों के गमन करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान या फिर आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत छोटा होता है, यानी कि आपका प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। ऑप्शन आपका सही ए सही हो जाएगा। प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदुपथ, किरण का बिंदुपथ, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को अपना दिमाग लगाना चाहिए, प्रकाश किरण के बारे में बोल रहा है, तो किरण क्या है? तो किरण जो है प्रकाश का क्या है? बिंदु आपका पथ है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि जब अ बंडल ऑफ रेज, इसको क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। किरण पुंज कहा जाता है, बीम कहा जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, किसी उच्च कोटि का पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है? पूर्ण रूप से, अंशतः रूप से, अपवर्तित करता है या फिर आपका अवशोषित करता है? तो जब उच्च कोटि का पॉलिश होगा तो वो पूर्ण रूप से उसको क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का, तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो स्पेशली रूप से कोई भी जो कागज़ अगर है उस पर तेल लग जाए तो हमको क्या दिखेगा? घिसा हुआ सा दिखेगा, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा। तो वहाँ पर आपका हो जाएगा पारभाषक, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि वो क्या करेगा? कुछ किरणों को आर पार जाने देगा, कुछ किरणों को नहीं देगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए बच्चों। स्पेशली रूप से आप लोगों के लिए ये सारा मटेरियल आप लोगों के लिए लाया गया है। 23वां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है? दोनों में से कुछ नहीं, सभी उत्तर सही है। तो यहाँ पर क्या माना गया है? 23वां नंबर का प्रश्न का आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तरंग माना गया, कण माना गया, दोनों में से कुछ नहीं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है?
अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, अपसृत, यह होगा बच्चों यहाँ पर अपसृत कर दिया है, ये हो जाएगा अपसृत। उसके बाद संसृत, समांतर, सभी उत्तर सही है। तो जो सूर्य से आने वाले प्रकाश है वो समांतर किरण पुंज है, समांतर प्रकाश पुंज है, क्योंकि वो हमेशा सीधी रेखा में आती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का आपका सेकेंड सीटिंग में, 2017 का भी सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये आसानी से, ये हलवा वाला क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से आंसर दे देंगे इसका। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये दूसरा आपका हलवा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 2015 में भी 2015 में, 2020 में सेकंड सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका यानी सही हो जाएगा। प्रकाश के कितने परावर्तन के नियम है, 2। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कैसा होगा, एक तल पर होगा। दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा, यानी कि आई बराबर क्या होगा, आर होगा, है ना। स्पेशली रूप से ये 2 आपका क्या है, परावर्तन के मुख्य नियम है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर होता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहा है कि जब फोकस से आने वाली जो किरण होती है ये किधर अभिसरित परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है, तो किस में, तो हम लोग जानते हैं जब फोकस पर अभिसरित होगी तो वो दर्पण जो होगा अवतल दर्पण होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां नंबर का, F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए बी दोनों में, समतल दर्पण में। तो ये आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका ए और बी दोनों में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F बराबर R/2 जो है ये दोनों दर्पणों पर लागू होता है, लेकिन समतल दर्पण पर लागू नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका ए बी दोनों हो जाएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, बिंब से कैसा बन रहा है, बड़ा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है बच्चों आपका क्वेश्चन में ही अवतल दर्पण में है। और यहाँ पर कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं एक ही स्थिति में अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो स्थिति है F और P के बीच जब वस्तु को रखा जाता है। तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30वां नंबर का प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्पण के चौड़ाई को यानी मोटाई को क्या कहा जाता है, आपका दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ठीक है। फोकस किसको कहा जाता है, तो फोकस कहा जाता है बच्चों जब प्रकाश की किरण समांतर हो मुख्य अक्ष के, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। ध्रुव किसको कहा जाता है, तो दर्पण के बीचों बीच से होकर के जो आपका प्रधान अक्ष जाती है उस पॉइंट को या दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31वां नंबर का, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए फोकस दूरी चाहे तो प्लस होगा चाहे माइनस होगा। तो प्लस होगा आपका उत्तल दर्पण के लिए, जल्दी से लिख लीजिए, उत्तल दर्पण के लिए प्लस, अवतल दर्पण के लिए माइनस। तो आपके अनुसार कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका उत्तल सही हो जाएगा, ए नंबर। क्यों, क्योंकि आपका +20 सेंटीमीटर था। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, तो 2021 का सेकेंड सेटिंग में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना है वास्तविक बन रहा है
और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप लोग को यही बात याद रखनी है, जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जो उसका आवर्धन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण है और यहाँ पर कैसा है, आभासी और सीधा। पिछला वाला क्वेश्चन कैसा था, अवतल दर्पण था लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा था, इसलिए वहाँ पर ऋणात्मक बना था। अब यहाँ पर आभासी है और सीधा है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम का मान प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा एम बराबर होता है एच डैश बटे एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हाइट, और या फिर प्लस माइनस वी बटे यू होता है कि नहीं। तो ये कैसा होता है, प्लस माइनस होता है, चाहे तो प्लस होगा या फिर माइनस। तो प्लस जो है स्पेशली रूप से उल्टा और ये सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए, माइनस जो है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाएगा तो हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। कैसे, ये आपका दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस है, इस मुख्य अक्ष है, इसके सामने एक वस्तु को यहाँ पर रख दिए तो ये कैसा है, दर्पण के मुख्य जो दर्पण का जो ध्रुव है इससे किस तरफ है, बाईं तरफ है। बाईं तरफ मापी गई सारी दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी है, अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत ही आसान और हलवा प्रश्न है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। यानी क्वेश्चन कहने का ये आपका मेन सेंस ये है कि ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण, इसमें क्या किया जाता है, एक बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो है बच्चों प्रतिबिंब प्राप्त किया था किस पर, पर्दे पर। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए आपको क्या मापने की ज़रूरत है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण तथा किसके बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी माप लीजिए, आपका फोकस निकल जाएगा। तो 35वां नंबर का प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण के प्रकरण दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो जब मैंने बता दिया, जब आभासी होगा और सीधा होगा तो 100% है इसका आवर्धन पॉजिटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण का 1 सेकेंड बच्चों, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार यानी कि h डैश और वस्तु का जो आकार हो वो h हो, तो आवर्धन m का मान क्या होता है, m बराबर h डैश अपॉन h v बटे यू प्लस v बटे यू, h अपॉन h डैश, ए बी दोनों नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, m बराबर h डैश अपॉन h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आवर्धन किसको कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर बता दिया था, आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से डिनोट किया जाता है, मैग्नीफिकेशन। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका 2019 में पूछा गया था। पश्च दृश्य दर्पण मीन्स बच्चों आपका साइड मिरर का बात बोल रहा है। साइड मिरर यानी कि आपका साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, आप लोग को मालूम होगा उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया में आ जाए, उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो आप लोग को बोलना है कि उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पहला कारण। दूसरा कारण देना है, ये हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का 39, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी। उसके बाद नीचे डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है।
ये याद रखना है आपको। बाकी जो दोनों दर्पण है समतल और उत्तल, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा बनाता है, वो सिर्फ आभासी बनाता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वास्तविक तथा आभासी। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहाँ रखना पड़ेगा आपको? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तभी आपको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? आपको सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? समतल उत्तल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल अवतल, तीनों। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हमेशा आपका समतल और उत्तल बनाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। बाकी समतल और उत्तल जो है दोनों क्या करता है, अलग अलग, मतलब कि एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी। 42 नंबर का प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक का जो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उल्टा कहने का सेंस ये है, ये अगर आपका दर्पण है तो यहाँ पर अगर वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा नीचे बनेगा। ठीक है, नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा तो इसको बोला जाता है उल्टा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, यानी कि लगातार 15, 16, 17 लगातार पूछा गया है। तो दाढ़ी बनाने में स्पेशली रूप से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, इस बिंदु की दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक आपका दर्पण है, कौन सा? अवतल दर्पण। कह रहा है प्रधान अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर एक कागज को रखा गया। जब कागज को रखा गया पता चला कि ये कागज का टुकड़ा जल गया। क्यों जल गया? तो इस कागज़ के टुकड़े को कहाँ रखा गया होगा कि ये अपने से जल गया? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश हमेशा समांतर आती है। समांतर आने वाली प्रकाश हमेशा मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाती है। तो 100% है एफ पर रखा हुआ, इसलिए एफ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जमा हो गया। जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाएगा तो 100% है वो अपने से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है आपका, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिर्फ क्या करेगा, वक्रता त्रिज्या का वैल्यू बदल देगा, 40 की जगह 30 कर देगा या फिर आपका 60 कर देगा। लेकिन प्रश्न आप निश्चित लिख लीजिए अपना कॉपी में, ये प्रश्न आपका 100% आना ही आना है। तो गोले दर्पण का अगर वक्रता त्रिज्या कैसा हो, 40 सेंटीमीटर हो, तो इसकी फोकस दूरी के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, F बराबर R/2। 40/2 का कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये ऑप्शन ए कह रहा है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है, क्या है? अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मुख्य अक्ष पर जो दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव पर क्या है? वो लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ये इस प्रकार से एक दर्पण हो गया, ये जो मुख्य अक्ष है ये दर्पण के साथ कितना डिग्री का? तो 90 डिग्री, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये अभिलंब है। 47 नंबर का प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। तो सबसे पहली बात है, दर्पण है अवतल दर्पण और रखा गया है फोकस F और ध्रुव P के बीच। तो पहले मैंने बता दिया था, ये ही एक ऐसी स्थिति है जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? काल्पनिक और बड़ा बनता है। मैं यहाँ पर आपको
इसका बना के दिखा देता हूँ बच्चों रेखा चित्र। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया। यहाँ पर एक वस्तु को रख दिए आप, इस प्रकार से ये समांतर किरण जाएगा, ये फोकस से होकर के वापस चला जाएगा। उसके बाद एक किरण यहाँ पर सेंटर से पहुँचा देंगे वक्रता केंद्र से, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये कैसा है, वस्तु से बड़ा है ना, ये वाला जो चीज़ है ये बड़ा है वस्तु से, तो इसलिए काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कैसी है? -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समअप्तल कैसा होना चाहिए? दोनों अवतल होना चाहिए, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दोनों कैसा होगा? अवतल होगा। आप लोग तो जान ही लेंगे होंगे, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेंस से संबंधित भी दे दिया गया है, लेकिन आप लोग को मालूम है जो दर्पण जो है अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसका जो है फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस दूरी नेगेटिव होता है। तो दोनों अवतल का क्या होगा? फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। इसके बाद हम लोग हाफ सेंचुरी लगा देंगे क्वेश्चन में। आप लोग इसी ऊर्जा के साथ इसी अच्छी तरह से बने रहिए पेशेंस के साथ। इतना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा बच्चों? मार्क्स इंक्रीज करेगा, इतना ज़्यादा ही आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 50% आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव पर उतना ही टाइम देना है जितना कि आप सब्जेक्टिव पर देते हैं। इस प्रकार से नहीं कि खाली सब्जेक्टिव पढ़ते हैं दिन रात और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तभी आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब नहीं बनाएंगे आपको लगेगा कि हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं मेरा हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन में जब बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पर लगेगा कि सारे ऑप्शन क्या है? एक जैसा लगेगा कि ये ऑप्शन भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, इस प्रकार से लगेगा। लेकिन जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 49 नंबर का क्या प्रश्न कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को याद ये रखनी है कि ये आपका अवतल दर्पण है, क्वेश्चन कह रहा है, और कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद एक बिंदु से होकर के गुजरती है। वो बिंदु क्या कहलाता है? तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आपका अर्धशतक लग गया। किस दर्पण का 1 सेकेंड बच्चों, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का? तो जो दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, मैंने पहले ही बताया था सी ऑप्शन का। और जब दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसी कारण से इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्य्या की कैसी होती है? दुगुनी होती है, आधी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है? ऑप्शन डी इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता तिर्य्या की कैसी होती है? आधी होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जब आप लोगों को मालूम हो गया अवतल दर्पण का कैसा होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? नेगेटिव। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव। अब आप लोग बोलिएगा कैसे होता है सर? तो देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है और ये हो गया मुख्य अक्ष। हम लोग जानते हैं इसका फोकस कैसी होती है? इसके सामने की तरफ होती है। जब सामने की तरफ होगी तो ये दूरी कैसी होगी? ये दूरी हुआ आपका ध्रुव से बाईं तरफ। तो ध्रुव से बाईं तरफ माफी गई दूरियाँ कैसी होती है? नेगेटिव। लेकिन जब आपका यहीं पर दर्पण कैसा हो जाएगा? उत्तल। उत्तल दर्पण में कैसा होगा? अंदर क्या होगा? कलैकिया हो रहेगा। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। इसका जो फोकस दूरी होता है ये आपका पीछे की साइड होता है। तो यहाँ पर ये इस साइड होता है बच्चों, इस साइड, सॉरी, ठीक है। तो इस साइड जब फोकस होगा तो यहाँ पर हो जाता है पी। तो पी से इस तरह की ये दूरी कौन सी होगी? दाईं ओर। तो ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियाँ कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सोलर कुकर जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का,
इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से जो समतल सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश को क्या करती है, अभिसरित करती है, यानी कि ऊर्जा को एक जगह क्या कर देती है, जमा कर देती है। इस प्रकार से किरण आती है तो इसको फोकस पर जमा कर देती है, इस प्रकार से यहाँ पर जमा कर देती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सोलर कुकर में भोजन पक जाता है, आसानी से सब्जी पक जाती है। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी कि जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर जो प्रयोग करता है स्पेशली रूप से बच्चों बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है I बराबर R लागू नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में लागू होता है, अवतल दर्पण में लागू होता है, उत्तल दर्पण में लागू होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, यानी एक टॉर्च है उससे किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं एक बिंदु से प्रकाश निकल करके क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो इसको कौन सा प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे बच्चों, अपसरित। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और समांतर हम लोग जानते हैं समांतर प्रकाश पुंज सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए तो धैर्य के साथ आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके मुख्य अक्ष पर एक माचिस की तीली को रखा जाता है। अब इस तीली को कहाँ पर रखा जाता है, तो बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ध्रुव से जो दूरी है इसकी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद ये सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होती है, जल उठती है। तो ये जो डी दूरी पर रखी गई माचिस की तीली जो है, स्पेशली रूप से जो बच्चों इसका फोकस जो था, फोकस वो 20 सेंटीमीटर था। तो हमको बताना है कि ये जो डी दूरी पर रखी गई है तो वो कौन सा कितनी होगा उसका मान, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस पर हमेशा क्या होती है, सूर्य प्रकाश आकर के अभिसरित होती है, तो वहाँ पर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऊर्जा की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा हुआ, फोकस पर। फोकस का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो जितना फोकस का मान है तो डी का भी मान उतना हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वो दर्पण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो ये कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो ये प्रश्न आपका पहले भी आ चुका है, मैंने पहले भी इसका डिस्कशन कर दिया था कि जो दो ऐसे दर्पण है जो हमेशा सीधा बनाता है वो होगा समतल या फिर उत्तल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग जो है अग्रदीप, आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, दो वर्ड आता है, एक होता है अग्रदीप, एक होता है पश्च दृश्य। पश्च दृश्य मीन्स साइड मिरर। जब साइड मिरर की बात आएगी आप लोग को उत्तल कर देना है। जब अग्रदीप मीन्स होता है हेडलाइट, जब हेडलाइट की बात आएगी आप लोगों को कर देना है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, और ये प्रश्न 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 2021 का प्रश्न है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इनफिनिट होती है। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, जल्द ही आपका समाप्त होने वाला सेशन, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और उसके बाद आप लोग को टोटल बताना है कि आपका कितना कितना मार्क्स आ रहा है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, 2021 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर वस्तु को रखा है, ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, ताकि वस्तु जो है कैसा प्रतिबिंब बन जाए, उल्टा बन जाए, वस्तु वास्तविक बन जाए और समान आकार का बने। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। क्यों,
क्योंकि इस प्रकार से जब अवतल दर्पण को रखा जाता है, इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया फोकस। जब यहाँ पर वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखते हैं, जितना आकार का वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब जो है कितना क्या होगा बच्चों, उसी आकार का बनेगा। मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों का हाइट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा भी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 62 क्वेश्चन था टोटल बच्चों, है ना। बताने में हमको थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि 65, तो 62 बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो टोटल जल्दी बताइए आप लोग कंक्लूड करके थोड़ा कि कितना हुआ आप लोगों का। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए बच्चों, और लाइक भी कर दीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ये सिर्फ हम लोगों को क्या कर देता है बच्चों, एनर्जेटिक बनाता है ना। आप लोग जब रात में पढ़ने बैठते हैं, जब 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ते हैं बच्चों, और उसके बाद मन नहीं लगता तो क्या करते हैं, आप चाय पीने लगते हैं, आप कुछ एनर्जेटिक सामान लेने लगते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो लाइक करते हैं आप लोग, तो ये क्या करता है, पढ़ाने वाले शिक्षक को, गुरु को क्या करता है बच्चों, एनर्जेटिक बनाता है, मोटिवेट कर देता है, करता है, और वो प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल लेकर के आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।